नमस्कार, स्वागत है पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, यह किसी से नहीं छिपा है। नियोजित शिक्षकों का हंगामा भी आए दिन हम और आप देखते और झेलते रहते हैं। सरकार के लिए नियोजित शिक्षकों का मामला ना निगलते बनता है, ना ही उगलते, लिहाजा सियासत भी जमकर होती है। पर हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों या फिर यूं कहें कि वैसे शिक्षक जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें करारा झटका दिया है और 1 सप्ताह के अंदर उन्हें हटाने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और क्या अब रुक जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। एक तरफ जहां संविदा पर बहाल डॉक्टरों को नीतीश कुमार ने तोहफा दिया है, वहीं पटना हाईकोर्ट ने अयोग्य शिक्षकों को करारा झटका दिया है। अदालत ने शिक्षक दक्षता परीक्षा में 2 बार फेल होने वाले नियोजित शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को भी फटकार लगाई है। वैसे तो हम हमेशा नियोजित शिक्षकों की जायज मांगों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों में भी कई ऐसे हैं जो अपना और शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं, साथ ही साथ भविष्य के साथ भी मजाक कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नियोजित शिक्षकों को झटका, दक्षता परीक्षा में फेल तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब नहीं होगा भविष्य से खिलवाड़। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, यह किसी से नहीं छिपा है। साथ ही नियोजित शिक्षकों का हंगामा भी आए दिन हम और आप देखते और झेलते रहते हैं। सरकार के लिए नियोजित शिक्षकों का मामला ना निगलते बनता है, ना ही उगलते, लिहाजा सियासत भी जमकर होती है। पर हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों या फिर यूं कहें कि वैसे नियोजित शिक्षक जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें करारा झटका दिया है और 1 सप्ताह के अंदर उन्हें हटाने का भी आदेश दिया गया है। यानी जो नियोजित शिक्षक 2 बार दक्षता परीक्षा में फेल हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। शिक्षा सचिव के द्वारा दक्षता परीक्षा में 2 के बाद 3 अटेम्प्ट जो किया गया है उसको असंवैधानिक कहा है और कोर्ट ने कहा है कि जो शिक्षक खुद गुणवत्ता नहीं ला सकते, अपने एग्ज़ाम में पास नहीं कर सकते, वो छात्रों के लिए क्या करेंगे भविष्य में। एक रास्ता भी कोर्ट ने तय किया है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाए। उसके तहत ये माननीय न्यायालय का फैसला आया है। जो शिक्षक यदि अपने साक्षरता को पास नहीं करा पाते हैं तो वो दूसरे बच्चों की शिक्षा क्या देंगे। ये एक समाज के लिए, शिक्षा विभाग के लिए और राज्य के लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम नियोजित शिक्षकों की जायज मांगों के साथ तो हैं, लेकिन वैसे शिक्षकों के साथ नहीं जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आइए आपको मिलाते हैं कुछ वैसे ही शिक्षकों से। इनसे मिलिए, बच्चों को पढ़ा रही ये शिक्षिका है, लेकिन जरा देखिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे अंग्रेजी महीनों की ये स्पेलिंग सही है या नहीं। क्या जनवरी और क्या दिसंबर, 12 महीनों में से एक भी महीने की स्पेलिंग सही नहीं है। 1 महीना और बच रहा है क्या? अब सोचिए बच्चे इनसे क्या सीखेंगे। जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, कमिश्नर। अब जरा इनका सामान्य ज्ञान भी देख लीजिए। मामूली से सवालों के लिए कैसे ऊपर से लेकर नीचे और बगले तक झांकने लगी। राज कब बना? भला कैसे ये भविष्य को संवार पाएंगी। जी, बिहार कब राज बना? पूरी तरह से नहीं। 23 अप्रैल को बना। साल भूल गई है ना। जिनके कंधों पर भविष्य को संवारने और बनाने की जिम्मेदारी है, उन्हीं के लिए देश के भविष्य क्या नसीहत दे रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। सही लिखा है या गलत लिखा है? गलत लिखी है। तो देख लिया आपने कुछ नियोजित शिक्षकों का सच। लेकिन एक सच ये भी है कि नियोजित शिक्षकों में कुछ ऐसे भी हैं जो सही मायनों में भविष्य को संवारने का भी काम कर रहे हैं, और वो सरकारी शिक्षकों से कहीं से भी कम नहीं है।
लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखते हुए वैसे शिक्षकों को हटाना भी लाजमी है जो अपना और शिक्षा व्यवस्था का मजाक तो बनवा ही रहे हैं, साथ ही कर रहे हैं भविष्य के साथ खिलवाड़। सहरसा से मुकेश कुमार सिंह के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने ये रिपोर्ट और ये तस्वीर भी, कुछ नियोजित शिक्षक किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे थे, स्पेलिंग साल के महीनों की क्या थी वो भी आपने देख लिया। बहरहाल सवाल ये नहीं है कि नियोजित शिक्षकों के हम खिलाफ हैं, उनकी जायज मांगों के साथ जी पुरवैया हमेशा खड़ा है। हमने नियोजित शिक्षकों के लिए कई बार मुहिम भी चलाई है, लेकिन लाजमी यह है कि जो नियोजित शिक्षक सही मानों में शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें वहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भविष्य का सवाल है। इसी वजह से आज हम मुहिम कर रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर अजय कुमार झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो समाजशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका। पूरण कुमार जी हैं, जो अध्यक्ष हैं नियोजित शिक्षक संघ के। बहुत बहुत स्वागत पूरण जी आपका भी। और विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एडवोकेट हैं पटना उच्च न्यायालय में। आपका भी स्वागत है विशाल जी। पहला सवाल हम आपसे ही करना चाहेंगे पूरण जी। इससे पहले हमने ही मुहिम की थी, आपने देखा भी होगा, नियोजित शिक्षकों के लिए हमने पुरजोर तरीके से आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन हाईकोर्ट का ये ऑर्डर आप कैसे देखते हैं? पहला सवाल मेरा आपसे ही है। 2734 ऐसे शिक्षक बिहार में हैं अभी, जो शायद जिनके एक बानगी भर हमने दिखाने की कोशिश की। सहरसा मध्य विद्यालय की कुछ शिक्षिकाएं थी जिन्हें जनवरी फरवरी 12 महीने की आप बात कीजिए, 12 महीने से 1 महीने की स्पेलिंग नहीं आती है, समान ज्ञान नहीं आता है उनको, तो क्या उसके बाद वो बच्चों का भविष्य संवार सकती हैं? क्या आप ये मानते हैं कि यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिसको हटाने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य का सवाल है? पूरण जी। इसमें सारा का सारा दोष सरकार की है। 20 वर्षों से लगातार जो 2 वर्ष का ट्रेनिंग लेके बैठी थी घर में, महिला या पुरुष, उनकी बहाली चैनल को समाप्त कर दिया गया 1991 में, जिसका परिणाम हुआ कि वह नियोजित में आ गई या आ गए, जिसका परिणाम हुआ कि जो उसका पठन पाठन का दौर था, वह दौर से वह पहले अपने आप को विमुक्त कर ली, जिसका परिणाम है कि आज आप दिखा रहे हैं कि जनवरी फरवरी 1 से लेके 100 तक का स्पेलिंग सही नहीं बोल पा रही है। यह दोष सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। सरकार यदि समय रहते उनका चयन कर दिया होता और शिक्षा विभाग में वह पहले से जुड़ जाती तो शायद यह गलती नहीं होती। और आज सरकार कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है कि कॉन्ट्रैक्ट, यह नियमावली 2006, 8, 12 ये 3 नियमावली के साथ। लेकिन पूरण जी, ये तो आप मानेंगे ना कि कई ऐसे शिक्षक हैं निश्चित तौर पर जो शिक्षा व्यवस्था का भी मजाक उड़ा रहे हैं, अपना भी मजाक बनवा रहे हैं, भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, तो क्या उनको इस सिस्टम में रहना चाहिए? क्या उनको अभी भी इजाजत देनी चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाएं? बिल्कुल सच बोलिएगा और दिल से बोलिएगा। एकदम दिल से बोल रहे हैं कि उसको प्रशिक्षण दिया जाए, वैसे शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर, ट्रेनिंग देकर सही किया जा सकता है? एकदम सही किया जा सकता है। उसके बाद वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे? निश्चित रूप में पढ़ा पाएंगे। सिर्फ प्रशिक्षण का उनको जरूरत है, प्रशिक्षण दिया नहीं जाता। दूसरा, सरकार ने यह सिस्टम भी समाप्त कर दिया है कि अब 1 से लेकर 8 तक का एग्जाम ही नहीं होता है, जिससे पता चलता है कि शिक्षक और बच्चे का जो भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि उस परीक्षा में ही वो पास होना नहीं पसंद करते हैं। एग्जाम की बात तो खैर आप छोड़ दीजिए, हमने अभी देखा है, आप 1 से 8 की बात कर रहे हैं। मैट्रिक एग्जाम में क्या कुछ हुआ है बिहार में वो हम सब जान रहे हैं। उसकी वजह हम मानते हैं आपकी कि सरकार उसके लिए दोषी है। अगर सरकार शुरू से सख्त रहती या शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती तो शायद ये तस्वीर हम ना देखते। अजय जी, कैसे देखते हैं आप और कितना इत्तेफाक रखते हैं पूरन जी के इस बात से कि प्रशिक्षण की जरूरत है? शायद ये शिक्षक जनवरी और फरवरी के स्पेलिंग के साथ साथ सब कुछ सीख जाएं और सिखाने भी लगें। क्या पॉसिबल है अजय जी? देखिए, यहाँ माननीय न्यायालय का जो आदेश आ चुका है, अब इस पर कुछ ज़्यादा बहस करने की गुंजाइश इस विषय पर नहीं रहती है। इसलिए कि माननीय न्यायालय ने ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, मतलब जो 2 बार इस परीक्षा को देने के बाद भी सफल नहीं हो पाए, तो आप उन्हें बाहर करिए। बिल्कुल न्यायोचित दिखता है, क्योंकि ऐसे लोग अगर वहाँ होंगे तो निश्चित तौर पर वो क्या दे रहे होंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसे आप कोई भी समझ सकता है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल ये है और मेरी सोच ये है कि दरअसल ऐसा हुआ कैसे, ये आए कैसे, ऐसे लोगों को लाया किस तरह से गया? निश्चित तौर पर जो हमारे जो सिस्टम है, जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नेंस है, उससे आए। लेकिन अब उससे भी पहले चलिए, आखिर सरकार भी ऐसे लोगों को क्यों लाई, क्यों ऐसी जरूरत आ पड़ी?
तो ये अब और उसके बाद ऐसे ही शिक्षक क्यों मिले? तो हमारा एक लॉन्ग जो लिगेसी है जो हम लोग लेकर के चले आ रहे हैं पिछले 20 वर्षों से, 15-20 वर्षों से, ज़्यादा ही समझिए कि हम लोगों ने जो सोशल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल तैयार किया है, जो उसमें हमारे क्वालिटी जो टीचर्स के हैं या जो पढ़े लिखे लोगों के हैं, अब इसी स्तर के हैं। आखिर सरकार बिहार से बाहर के लोगों को अगर लाती तो उसके लिए एक अलग आंदोलन चलता और बल्कि थोड़ा हुआ भी था। तो बिहार के अंदर के ही लोगों को लेना था और बिहार के अंदर को एक बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की बहाली करनी थी और चूंकि विद्यालयों की संख्या को बढ़ाया जाना था, बच्चों को पढ़ाया जाना था, तो वैसी स्थिति में यही लोग मिले तो सरकार ने इन्हें रखा। लेकिन अगर रखा तो किस तरह से रखा? क्या उस समय इस तरह से परीक्षा लेकर के क्यों नहीं रखा जा सका? और इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण एक बात कहा है पूरन जी ने कि इनको ट्रेनिंग देने के बाद ये शायद संभव तक हो पाएंगे, ट्रेंड हो पाएंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा सा बहुत ही एम्बिशियस बात है ये कहना कि वो ट्रेनिंग दे करके अब इस स्थिति में मेरी पूरी सहानुभूति इन लोगों के साथ है। लेकिन ट्रेनिंग वाला मसला ये नहीं होता है कि आपको एजुकेट करना है। ट्रेनिंग का मसला ये होता है कि आप कैसे एजुकेट करेंगे बच्चों को, वहाँ ये सिर्फ बताना होता है। वहाँ खुद टीचर सीखें, ये ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता है। एग्जैक्टली, सही बोला आपने। और हाँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो एजुकेटेड तो हों ही, और तब उन्हें फिर जो ट्रेनिंग किस तरह से शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा का तरीका क्या होगा, बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, वो चीज़ें ट्रेनिंग में आती हैं। ट्रेनिंग में वो कंटेंट नहीं बताया जाता है कि आप ABCD सीखिए या जनवरी फरवरी। एग्जैक्टली, ट्रेनिंग में हम वो नहीं बता सकते हैं। बहरहाल क्या क्या पॉइंट्स हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले विशाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पटना हाईकोर्ट का आदेश आया उसके बाद 2734 ऐसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जिनके ऊपर में खतरा मंडरा रहा है, बल्कि खतरा क्या मंडरा रहा है, 1 हफ्ते का वक्त दिया है हाईकोर्ट ने। क्या क्या पॉइंट्स हैं उसमें, आप तफसील से थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो नियमावली आई दक्षता परीक्षा को लेकर के, जिसमें 2 बार से ज़्यादा अटेम्प्ट किसी टीचर को इसको पास करने के लिए नहीं दिया जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत इसे 3 बार किया, जिसमें न्यायालय ये कभी नहीं कहता कि विधानमंडल या इस पे अमेंडमेंट नहीं ला सकती, लेकिन जिस तरह से ये काम किया गया और 2 अटेम्प्ट को 3 अटेम्प्ट करके जिस ढंग से इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि इनको लिया जाए, उससे न्यायालय ने गलत ठहराया है और इसके आलोक में इन लोगों को 1 सप्ताह में हटने का आदेश दिया गया है। गोपालगंज से एक दर्शक हमारे साथ राघवेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? सर, हम कहना चाहते हैं विशाल जी जो आपके बगल में बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जी कि हाई कोर्ट ने इतनी सक्रियता पहले क्यों नहीं दिखाई? जी विशाल जी, सीधा आपसे सवाल। यही कहूंगा कि जब न्यायालय के समक्ष जो मुकदमा अधीन होगा, जो न्यायालय के सामने आएगा, तभी तो न्यायालय अपना टिप्पणी करेगा। तो ये केस आया कोर्ट में और कल इस पे सुनवाई हुई और जिस पे ये फैसला आया है। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए राघवेंद्र जी। एक और दर्शक हमारे साथ गणपत मेहता जुड़ गए हैं। स्वागत है गणपत जी, बोलिए आप क्या कहेंगे? सर, जो आपके साथ में बैठे हैं सर, मुझे इनसे पूछना है जी कि जब सर आप शिक्षक की नियोजन कर रहे थे उस टाइम आप लोग कहाँ थे जब कि 12वीं पढ़े हुए सब शिक्षकों को आपने बहाल कर दिए बिना कुछ टेस्ट के और बिना किसी चीज का? जी। और आज सर BA पढ़े हुए लोग बैठे हुए हैं, हमने खुद स्कूलों में जा के देखा है, जिसको कुछ पढ़ाना नहीं आता, जिसको दिन का नहीं मालूम है, महीने का नहीं मालूम है, और एक भी इंग्लिश की सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही आते नहीं और मैथ की। ऐसे सवाल और ऐसे शिक्षक इन लोगों ने बहाल कर रखे हैं। कुछ वानगी हम दिखा भी रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे गणपत जी। हाँ सर, मैं खुद मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं खुद गया हूँ, मैं पहले जलंधर रहता था जी, और मैं गांव में गया हूँ, मैं इस चीजों को देखा हूँ सर, बहुत करीब से देखा हूँ। जी बिल्कुल, शुक्रिया गणपत जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। निश्चित तौर पर अजय जी, जो सवाल यहाँ पर दर्शकों का उठ रहा है वो सही है। इनका कहना है कि जिस वक्त आप रख रहे थे, वो कब की बात है, कैसी बात है, कितनी पुरानी बात है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जब आप रख रहे थे उस वक्त क्या आपको ये तस्वीरें नहीं दिखी थी? क्या उस वक्त आप नियम नहीं बना सकते थे? यानी सियासत उस वक्त भी हुई, आज भी हो रही है, और उस सियासत का अगर किसी पर असर पड़ रहा है तो वो शायद भविष्य पर पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है। अजय जी।
बेशक इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। शिक्षा व्यवस्था तो एक इशू है, बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है, और साथ ही साथ मसला इस बात का भी है एम्प्लॉयमेंट, और मसला ये भी है कि रोजी रोटी कुछ इस तरह से लोगों को समय रहते दे दिए जाए जो जनसंख्या आपके बीच है पढ़े लिखे लोगों का, डिग्रीधारी लोगों का। तो अब इसमें तो मैंने पहले भी कहा कि आपको शुरुआत में ही इन सब चीज़ों को देखना था। सरकार के स्तर से यहाँ पर एक चूक हुई जो उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब एक मानवीय प्रश्न भी उठता है कि आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे, तो उसका रास्ता तो सरकार को निकालना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सरकार को वो रास्ता निकालना पड़ेगा कि संख्या जो है 2734 यानी तकरीबन 3000 की संख्या, और हर जिले से ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऊपर में ये सवाल उठ रहा है। एक हमारे रेगुलर कॉलर पटना से उपेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी, आज क्या कह रहे हैं आप? आज मैं ये बोल रहा हूं सर कि हाई कोर्ट का आदेश जो है वाकई स्वागत योग्य है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि सारे लोग शिक्षा के और बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो आप दिखा रहे हैं ये सरकारी स्कूल के हिंदी माध्यम के स्कूल का आप दिखा रहे हैं, इंग्लिश स्कूल, मिशनरी स्कूल, ये सब में भी यही स्थिति है। फर्क इतना है कि मिशनरी स्कूल में पूरे बिहार भर से कलेक्टेड माने बच्चे लोग को जो है ना रहते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा संख्या कम है, और ये गाँव घर का गरीबों का बच्चा यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ संख्या ज्यादा है। मिला जुला के मेरे कहने का मतलब यही है कि शिक्षा के साथ सारे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर हर इंसान को जो है कि मतलब एकदम खुले दिल से जो है ना मतलब इसको सुधारने के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल एक्शन लेने की जरूरत है खुले दिल से। शुक्रिया उपेंद्र जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। गया से दर्शक वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है वीरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? अभी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का चीज आप लोग चैनल पर जनता को जागरूक करने के लिए चला रहे हैं। शुक्रिया वीरेंद्र जी, बोलिए। लेकिन बहुत दुख हुआ कि आपके चैनल पर एक समाजशास्त्री साहब बैठे हुए हैं जी, जिन्होंने बिहार के लड़कों की योग्यता पर एक प्रश्न लगा दी कि बिहार में मास स्केल पर बहाली हुई थी जी, उस समय योग्य टीचर नहीं थे जी। वो आपकी बात सुन रहे हैं, वो आपको सीधे तौर पर जवाब देंगे, आप सुनिएगा। हाँ अजय जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मेरा कहना ये था कि आपने सरकार ने जो ऐसे लोगों की बहाली की जो योग्य नहीं थे, तो उस वक्त सरकार कहाँ थी? सरकार ने ऐसी व्यवस्था क्यों की जिसमें ऐसे लोग आ सके? मेरा ये कहना था। मैंने ये नहीं कहा कि उस वक्त ऐसे लोगों को बहाली करना सही था या उचित था। ऐसे लोगों की बहाली होनी ही नहीं चाहिए थी, नंबर 1। लेकिन मैंने ये भी कहा कि आप कहाँ से आदमी लाते, कहाँ से पढ़े लिखे लोग लाते? आप तो बिहार के लोगों से ही लाएंगे, और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था पिछले 2 दशक से जितनी खराब और लचर अवस्था में चली आ रही है, जो ह्यूमन कैपिटल हम और आप जो पढ़ लिख करके तैयार हो रहे हैं, अभी चूंकि शिक्षकों की बात हो रही है तो शिक्षकों की सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र आप दिखा दीजिए, क्लर्क, किरानी वगैरह जितने लोग हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बाहर भी हट करके आप दिखा दीजिए, हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है हमारे बच्चों का इतना गिरा है। हम लोगों को मौका मिलता है कई तरह के लोगों से, हर तरफ से हर जगह गिरा है। आपके पास क्वालिटी ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो नहीं है। सुन रहे हैं वीरेंद्र जी? फिर आप कहां से बहाल करेंगे? तो लगता है कि वीरेंद्र जी ने फोन अपना कट कर दिया। निश्चित तौर पर आप सुन रहे होंगे तो अजय जी ने जो बात बोली है आप उससे सेटिस्फाइड भी हुए होंगे। एक और दर्शक शशि प्रभा नालंदा से हमारे साथ हैं। स्वागत है शशि प्रभा जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए, क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी आपका आ रहा था कि जो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर हैं। अभी मैंने देखा स्क्रीन पे कि बहुत सारी टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि जनवरी, फरवरी, 12 मंथ्स का भी वो नाम अंग्रेजी में नहीं लिख पाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे टीचर कहलाने के लायक नहीं है। मैं भी एक टीचर हूँ, और ये सारे टीचर जो हम सभी क्वालिटी टीचर हैं, इनके भविष्य में ये सभी बाधक हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशि प्रभा जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। पूरन जी, निश्चित तौर पर हाईकोर्ट का यह फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है, इस पर तो हम बहस कर ही नहीं रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्या 2734 जो शिक्षक हैं वो कैसे हैं, जिनके ऊपर में सवाल उठ रहा है, उनकी वानगी हमने दिखाने की कोशिश की, और जो दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी यही आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है। एक और दर्शक है, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। मुजफ्फरपुर से सतीश जुड़ गए हैं। स्वागत है सतीश जी, बोलिए, क्या कहेंगे आप? जी, अभी जो टीईटी के माध्यम से बहाली हुआ है।
तो सतीश जी का फोन कट गया है, टीईटी की बात वो कर रहे थे। पूरन जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? ये अभी तक जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दर्शकों की, जिस तरीके से उनका भी गुस्सा है कि ऐसे शिक्षकों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य के साथ। नियमावली 2006 में जो बहाली हुई, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट लेके बहाली हुई। उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही बहाली की गई और उस नियमावली में यह अंकित किया गया कि आपको 6 वर्ष के अंदर में 2 वर्षीय प्रशिक्षण और दक्षता परीक्षा में पास होना होगा। लेकिन वही तो सवाल है कि 2 बार दक्षता परीक्षा में अगर आप फेल हैं तो उसके बाद आप कैसे बन सकते हैं, कैसे आप शिक्षक रह सकते हैं, कैसे आप पढ़ा सकते हैं? यह दक्षता परीक्षा जो दिया गया है नियमावली में सिर्फ और सिर्फ वेतन वृद्धि के लिए है, ना कि शिक्षकों को हटाने के लिए। इसका जवाब विशाल जी देंगे। विशाल जी, नियमावली क्या कहती है? नियमावली साफ कहती है, और जो माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि जो टीईटी का एग्ज़ाम है उसे जो 2 बार से ज़्यादा पास नहीं कर पा, यदि फेल कर गया 2 बार, तो उसको तीसरा मौका नहीं दिया जाएगा। जिसको कोर्ट ने बड़े गहराई से लिया इस बात को और कहा है कि तीसरा चांस आखिर क्यों, और इस पर जो है कोर्ट की सारी प्रक्रिया आई है इस राज्य का शिक्षा व्यवस्था देखते हुए। और जहां तक कि अमेंडमेंट की बात, मैं फिर कह रहा हूं दोबारा इस बात को कि सरकार को पूरा पावर है कि वो किसी चीज में अमेंडमेंट ला सकती है, लेकिन कोर्ट का ये भी कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में किसी ढंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था वो जरूरी भी नहीं है, वो कहीं से भी उसको हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसे हम कहीं से भी जस्टिफाई कर भी नहीं सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम फिलहाल यहां पर रुकेंगे, लेकिन चर्चा लगातार जारी है। आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, आप किस तरीके से नियोजित शिक्षकों को देखते हैं, उनके साथ आपकी क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं, आप अपनी बात सीधे तौर पर रखिए। फोन लाइन ओपन है, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को, खासतौर से वैसे नियोजित शिक्षकों को जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर करारा झटका दिया, उनको सख्ती से बरतने की बात कही। 1 सप्ताह के अंदर में वैसे शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए हैं जो दक्षता परीक्षा में 2 बार फेल हो चुके हैं। पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आखिर क्या है वो आदेश। दक्षता परीक्षा में 2 बार फेल हुए शिक्षकों को हटाओ, यानी अगर आप 2 बार फेल हैं दक्षता परीक्षा में तो आपको हटाया जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर अयोग्य शिक्षकों को हटाने का आदेश। हम बार बार ये कह रहे हैं, सारे नियोजित शिक्षकों की बात नहीं हो रही है, अयोग्य नियोजित शिक्षकों की बात। कोर्ट के आदेश के बाद 2734 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार इन शिक्षकों को रखकर इनका भी भविष्य कर रही है खराब, ये कोर्ट ने ये भी कहा है। अब ये भी बताते हैं कहां कितने हैं। किशनगंज में 358 नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, यानी नौकरी जा सकती है। अररिया में 301 नियोजित शिक्षकों की नौकरी को खतरा है। तो अलग अलग जगहों पर नियोजित शिक्षकों की भी बात हम कर रहे हैं। कटिहार में 249 नियोजित शिक्षक 2 बार दक्षता परीक्षा में फेल हो चुके हैं, यानी उनकी नौकरी को खतरा है। 2 बार दक्षता परीक्षा में फेल। पूर्णिया में 236 नियोजित शिक्षकों की नौकरी आफत में है। सुपौल में भी 207 फेल नियोजित शिक्षक दे रहे हैं शिक्षा, यानी खुद फेल है लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। आप सोचिए कैसे दे रहे होंगे। मधुबनी में भी यह आंकड़ा 156 के पार है। तो क्या अब भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? एक सवाल बड़ा ये जरूर है। मधेपुरा में 143 नियोजित शिक्षकों पर खतरा मंडरा रहा है, यानी पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग शिक्षक। पूर्वी चंपारण के 109, दरभंगा के 104 नियोजित शिक्षक। हर तरफ नियोजित शिक्षकों की जा सकती है नौकरी। 2734 कुल बिहार में ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने 2 बार दक्षता परीक्षा फेल की है। अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, गोपालगंज, हर तरफ नियोजित शिक्षक ऐसे हैं, यानी 2 बार वो फेल हो चुके हैं। तो इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट विशाल जी मौजूद हैं, पूरन कुमार जी मौजूद हैं जो नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, और समाजशास्त्री अजय जी मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे अजय जी, और उस वक्त एक बात निकलकर सामने आ रही थी कि नियमावली लगातार बनती रहती है। हालांकि इसका जवाब हम विशाल जी और पूरन जी से भी लेना चाहेंगे, लेकिन पहले आपसे ही। नियमावली 2006 से लेकर अब तक कई बन चुकी है, लगातार बनती रहती है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक्ट्स कुछ होते हैं
और प्रैक्टिकल में कुछ और चीजें आती हैं, यानी कानून कुछ है, उल्लंघन उसका लगातार हो रहा है। 2 बार आप दक्षता परीक्षा पास करते हैं तो आप बने नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो शिक्षक हैं वो पढ़ा भी रहे हैं। क्या है ये? आपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस होनी चाहिए कि जो एक्ट्स बनते हैं वो, और फिर जो रूल्स बनते हैं, और उसके बाद फिर रूल्स के साथ रेगुलेशंस बनते हैं, और उसके बाद कई सर्कुलर्स आते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके बीच जो डिस्क्रिपेंसीज है ये क्यों होता है? अभी माननीय न्यायालय ने एक बड़ा ही सटीक सवाल उठाया था कि ये रूल्स एक्ट बनाने का काम, रूल बनाने का काम ये एग्जीक्यूटिव का नहीं है। ये साथ ही साथ अभी इसी टिप्पणी में जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो उसमें माननीय न्यायालय ने ये भी आदेश दिया है, ये भी एक टिप्पणी की थी कि ये रूल्स आप कैसे बनाते हैं, ये तो लेजिस्लेचर का काम है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक सवाल पर माननीय न्यायालय ने एक प्रश्न उठाया है जो पूरे भारत के स्तर पर डिबेट होना चाहिए, जिस पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट तक की स्थिति है। अपने फायदे और नुकसान के तहत हर सरकार कुछ करती बिल्कुल, देखिए यहीं पर डिक्टेटरशिप ऑफ टिरेनी होता है, टिरेनी ऑफ डिक्टेटरशिप ब्यूरोक्रेसी होता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो कैसे सारा पावर अपने हाथ में ले लेता है और अपने हिसाब से कैसे बाएं दाएं जब जैसा चाहा करता रहता है, वो सिर्फ इसलिए कि एक्ट्स के गार्ड में और एक्ट्स के शैडो में वो उस रूल्स बनाते रहता है, और उसके इतने कंट्राडिक्शंस, एक रूल बने, दूसरे रूल बने, रिवाइज हुए, तीसरे रूल बने, फिर उसके रेगुलेशंस भी बने, फिर उसके बाद सर्कुलर पर सर्कुलर आ रहे हैं, अलग अलग सर्कुलर आ रहे हैं, कंट्राडिक्टरी सर्कुलर्स हो रहे हैं। क्या हो रहा है? तमाशा हो रहा है। ये जो हमारा डेमोक्रेसी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कानून मामले के जानकार एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं विशाल जी, उनसे भी जानना चाहेंगे। विशाल जी, क्या है? और उससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर नियमावली 2006 से लेकर अब तक लगातार एक के बाद एक बनती जा रही है। हो सकता है मेरी जानकारी कम है, 2006 से पहले भी कोई बनी होगी, आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। 2006 से आज तक अभी कुल 49 नियमावली बनी है। 49 नियमावली 2006 से लेकर आज तक, यानी 9 सालों में अर्धशतक लग गई नियमावली की अर्धशतक लग चुकी है। और उसके बावजूद भी हर नियमावली आने के बाद भी अभी जो नॉट एलिजिबल, एक वर्ड हम यूज करेंगे, जो एलिजिबल नियोजित शिक्षक नहीं है, वो भी आयोग नियोजित शिक्षक जिसको हाई कोर्ट कह रही है, जो आज हैं, उसी के बारे में कोर्ट माननीय न्यायालय ने ये आदेश कल पारित किया कि उनको हटाया जाए। तो ये फॉलो क्यों नहीं होता है? ये नियमावली बनी, उस नियमावली को आपने फॉलो नहीं किया, उसके बाद एक नई नियमावली बना दी, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया, ये होता क्यों है? ये क्या वजह क्या है? मेरा मानना है इसमें देखा जाए, ये जो पर्टिकुलर जो कल ऑर्डर आया है कोर्ट का, इसमें क्या हुआ है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो लेजिस्लेचर का जो नियमावली है उसको एक्सीड कर गया। तब कोर्ट ने इस पे अपना गुस्सा जाहिर किया और बोला कि ये आप कैसे कह सकते हैं, जिसके तहत प्रिंसिपल सेक्रेटरी को काफ़ी मतलब कि जजमेंट में फटकार लगाया गया है। और ओवरऑल बात देखें तो शिक्षा में जिस तरह से राजनीति हो रही है, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, हायर सेकेंडरी हो, या हर लेवल पे कहीं ना कहीं राज्य में शिक्षा को लेकर के अभी हालात कुछ ठीक नहीं है। हालात कुछ ठीक नहीं है। पूरन जी, क्या कहेंगे आप? इन सारी चीज़ों पर नियमावली की भी बात होती है, बात यह भी होती है कि शिक्षक किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बात यह भी होती है कि शिक्षक क्या इस काबिल हैं। माफ़ कीजिएगा, ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे शिक्षकों को हम भी देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर जिनको कुछ कोई स्पेलिंग नहीं पता है, जिनको समान ज्ञान नहीं पता है, तो निश्चित तौर पर आयोग तो कहा जा सकता है, नाकाबिल कहा जा सकता है। क्यों है ऐसे? ये तो सिस्टम का दोष है, शिक्षक का दोष हम कदापि नहीं देंगे। ये सिस्टम का। दूसरी बात, यही माननीय न्यायालय ने तो एक बार डिसीजन दे चुका है कि जो 2 बार फेल कर गए उनको एक बार मौका दिया जाए, वह जजमेंट है। और वह जजमेंट आज जो निरस्त किया गया है कल, यह निरस्त इसलिए किया गया है जो सरकार ने, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिया आदेश। विशाल जी कुछ देर के लिए रुकिए। विशाल जी, हम कहेंगे कि वह सिर्फ और सिर्फ यदि इस नियमावली में संशोधन करके फिर नियमावली को कर दिया जाता है। हाईकोर्ट के आदेश पर, हाईकोर्ट की टिप्पणी पर हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम भी उसका स्वागत करते हैं। हम स्वागत कर रहे हैं उसका। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि स्थिति बनी है क्यों, कि हाईकोर्ट को ये आदेश देना पड़ा। सरकार क्या कर रही थी, सिस्टम क्या कर रहा था, हर चीज में हाईकोर्ट संज्ञान क्यों ले रहा है, उसको लेकर मजबूरी में क्यों आदेश देना पड़ता है। सवाल सबसे बड़ा ये है जिस पर हम अजय जी को भी लाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र हमारे साथ पूर्वी चंपारण से एक दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है धर्मेंद्र जी, बोलिए क्या कहेंगे आप?
हाँ सर, ये जो हाई कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया है जी, ये सर काफी स्वागत योग्य है जी। लेकिन सर दूसरा चीज तो और ये भी ऐड करना चाहेंगे कि जो सरकार के द्वारा जो राशि अभी शिक्षकों को पे की जा रही है जी, तो क्या इस राशि के तहत योग्य जो भी है, डॉक्टर साहब जो अजय कुमार हाजी ने जो बताया कि बिहार में वैसे योग्य व्यक्ति नहीं है, तो मैं इनसे ये भी कहना चाहूंगा कि अभी बिहार में जितने भी अलग अलग कंपटीशन हो रहे हैं उसमें अब कैंडिडेट का रेशियो देखिए कितना सक्सेस परसेंटेज आ रहा है जी। देखिए, हमने शुरू में भी कहा धर्मेंद्र जी, शुरू में भी हमने कहा कि नियोजित शिक्षकों की भावना हमारे साथ है, उनसे हम जुड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर सहानुभूति उन 2734 शिक्षकों के साथ भी है जिनको हटाने की भी बात हो रही है। लेकिन मजबूरी यह भी है कि जो सिस्टम को खराब कर रहे हैं, जो हमारे भविष्य को खराब कर रहे हैं, तो हार्ड स्टेप हमें लेना होगा क्योंकि भविष्य का सवाल है। यह भी हमें सोचना होगा धर्मेंद्र जी, कहीं ना कहीं। बहरहाल, एक और दर्शक सुपौल से गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है गगन जी, क्या कहेंगे आप? सर, ये तो शिक्षा बिल्कुल बेकार कर दिया इन लोगों ने सर जी। सर, मैं अभी हरिहरपुर के स्कूल में गया था थोड़े दिन पहले जी, और वहाँ पे सिस्टम इतना खराब है कि पढ़ाने के नाम पे सब आपस में बैठ के बातें करते हैं और एक दूसरे को जू देखती रहती है, जो लेडीज टीचर जी। और जेंट्स की जो बात है वो तो आप और हिसाब किताब का ही देखें कि वो ये बोलते हैं कि हम अगर पूछे उससे कि भाई आप पढ़ाते क्यों नहीं है बच्चों को जी, वो ये बोलते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट ने काम ही इतना सारा दे रखा है, ये वाला दूसरा कोई सर्टिफिकेट वाला काम, कोई ये काम, कोई वो काम। तो इन सब चीजों को भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि हम कौन सा काम शिक्षक को बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब तो उस काम में एक और इजाफा हो गया है कि वो खाना भी बनाते हैं, वो किचन भी संभालते हैं, वही शिक्षक। सही कह रहे हैं आप। करते हैं सर। और दूसरी बात, इन चीजों को, और सबसे पहले जी, जो जिस हिसाब से नियोजित किया गया जी, उस सिस्टम को चेंज किया जाए और दोबारे से अभी जो बच्चे पढ़े हुए हैं उसको भी दोबारा मौका दिया जाए, दोबारा मौका दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी अपनी बात रखने के लिए, खुलकर बोलने के लिए। अजय जी, बिल्कुल सही कहना था इनका कि कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो कुछ करते ही नहीं है, जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो उनको दूसरे काम में लगा दिया गया है। आज मिड डे मील के नाम पर शिक्षक ही किचन भी संभालते हैं। आज मिड डे मील के नाम पर शिक्षक कई ऐसी जगह पर है जहां पर शिक्षक को पूरा सारा इंतजाम उन्हीं को करना है, यानी उनकी ड्यूटी पढ़ाने की जगह किचन में लग गई है। बेशक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया है, जिसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने देखा है, मैं समझता हूँ, मैंने उस पर अध्ययन भी किया है। ये तो जो बहस है वो तो बिल्कुल अपनी जगह अब आ गया। अब दूसरी बात जो इन्होंने उठाया है वो बिल्कुल ही मौजूद है, माकूल है और एकदम सही है। अभी स्थिति ये है राज्य में कि आप शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा बाकी सारे कार्य हैं जो करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली जो पढ़ाना तो अगर जो पढ़ाने के लायक हैं भी जो शिक्षक, एक अच्छी संख्या उनकी भी है जो पढ़ाने के लायक है, लेकिन वो पढ़ाते कब हैं, उन्हें पढ़ाने का अवसर कब मिलता है? इतना सारा दूसरा काम उन्हें करना होता है। और मिड डे मील, ये मिड डे मील का जो सिस्टम है इसने अटेंडेंस जरूर बढ़ाया है। मैंने इसका अध्ययन किया है, गंभीरता से अध्ययन किया हुआ है। इसके रिपोर्ट्स भी हमने भारत सरकार को कई बार भेजा है और भेजते रहे हैं कि ये इसका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ यही हुआ है कि इसने स्कूलों में अटेंडेंस बढ़ा दिया है। उसके अलावा उससे इतर इसने पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके रखा है। सारे शिक्षक या तो खाना बनाने में लगे होंगे, भले ही कुछ लोगों को असाइनमेंट होता है, लेकिन वो जो जिम्मेवारी होती है वो पूरे तरीके से सिर्फ खाना ही नहीं, सारे काम, सरकार के सारे काम, सेंसस या जो पढ़ाई थी, जो कुछ भी उनको पढ़ाना था, वो उनका प्राइमरी काम ही अब हो गया, पार्ट टाइम और सेकेंडरी जो भी दूसरे काम आगे आ चुके हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अजय जी। एक दर्शक पटना से विकास हमारे साथ जुड़े हुए आ रहे हैं। विशाल जी आपके पास। विकास जी बोलिए, क्या कहेंगे आप? सर, ये जो इनकी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी बहाली कैसे हुई? ये तो सिर्फ डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, इस तरह से इनकी बहाली हुई। आज ये शिक्षा क्या देंगे? जो उनको 2 बार मौका क्यों मिला? एक बार में ही उनको निकाल दिया जाता है। विकास जी देखिए, उस वक्त ऐसा था, जो नियमावली थी, जैसा कुछ देर पहले विशाल जी ने भी बताया कि उस वक्त सही कहा आपने कि सिर्फ सर्टिफिकेट दिखाकर आपकी बहाली कर ली गई, लेकिन यह कहा गया था कि अगले 6 साल के अंदर में आपको दक्षता परीक्षा पास करनी है और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने जब दक्षता परीक्षा पास ही नहीं की तो कैसे कंटिन्यू करेंगे? ये भी तो जरा सोचिए विकास जी। एक बात और सर जी, सर एक बात और, बिहार में शिक्षकों के हित के बारे में भी हमें कुछ सोचना होगा। इनको इतनी सैलरी मिलती कहाँ है जो अच्छे शिक्षक हैं?
जितने भी हमारे नजर में 2 शिक्षक थे जो यहाँ से झारखंड चले गए जी, क्योंकि वो चेक पास वहाँ भी थे और वहाँ उनकी नियुक्ति वेतनमान में हुई जी, इसलिए यहाँ से छोड़ के चले गए। ग्रुप डी में लोग जा रहे हैं शिक्षक की नौकरी छोड़ के। जी, तो थोड़ा सरकार को भी इस पे देखना होगा। बिल्कुल सरकार को भी इसमें देखना होगा और हमारी सहानुभूति उन शिक्षकों के साथ भी है। मैं बार बार यही बात बोल रहे हैं, उन 2734 शिक्षकों के साथ भी हमारी सहानुभूति है, लेकिन फिर सवाल वही है कि जो सिस्टम को अगर दुरुस्त करना है तो कोई हार्ड स्टेप भी उठाना पड़ता है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक रामगढ़ से बच्चू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है बच्चू जी, क्या कहेंगे आप? तो उनसे हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। पूरन जी, निश्चित तौर पर उन शिक्षकों के साथ सहानुभूति है। अजय जी भी ने पहले बोली, विशाल जी ने भी ये बात कही, लेकिन फिर भी क्या उस नियमावली या सिस्टम की वजह से, जिसको भी जो भी आप नाम दे दीजिए, सरकार नाम दे दीजिए, सिस्टम नाम दे दीजिए, लेकिन असर किस पर पड़ रहा है? थोड़ा ये भी सोचिए। क्या शिक्षा व्यवस्था का आज मजाक नहीं हो रहा है? क्या आज बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? पूरन जी, सरकार, और उसमें भी कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे हैं, सरकारी स्कूल के शिक्षक के ही तरह हैं, अच्छा पढ़ा भी सकते हैं। ये भी इस बात को बार बार हम कह रहे हैं पूरन जी। बिहार में जितने नियोजित शिक्षक सभी अच्छे हैं। मैं मानता हूं कि जो आज आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इस स्क्रीन में सिस्टम का दोष है 100%। और माननीय न्यायालय ने एक बार ऑर्डर भी दिया है कि 2 बार यदि वह फेल करते हैं तो एक बार और उनको मौका दिया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य, मतलब आप चाहते हैं कि तीसरी बार भी मौका, तीसरी बार मौका 100% मिले उसको। दूसरी बात, यदि सरकार ने इस सिस्टम को, जब तक ये सरकार सिस्टम को परिवर्तन नहीं करती है तब तक ऐसे शिक्षक पर जिस पर दोषारोपण हो रहा है, ये भविष्य में भी दोषारोपण लगेगा। पूरन जी ये सोचिए, 2 बार आप फेल हैं, आपने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार आपने फेल हुए, तीसरी बार भी आप ट्राई करते हैं, क्या लगातार मौके पर मौका मिले ये सही लग रहा है? क्योंकि दूसरे भी पीछे ऐसे भी हैं, कई प्रतिभाशाली लोग मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं अपने भी मौके के इंतजार में, अपने भी मौके की तलाश में। क्या उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? एक को अगर बार बार हम मौका देते रहे, ये भी थोड़ा सा सोचना होगा। ये तो सिर्फ शिक्षकों के साथ मजाक किया जा रहा है सरकार का। परीक्षा लेने का जरूरत क्या है? आपने पहले परीक्षा लेके क्यों नहीं शिक्षक को लाया? जैसे टेट में 2012 नियमावली में आपने लाया, पात्रता परीक्षा देकर ही शिक्षक बनेंगे। अब 2006 नियमावली या 2008 नियमावली में ऐसा कोई चर्चा ही नहीं था कि परीक्षा लिया जाएगा, लेकिन सरकार ने फिर इसको 2009 में नियमावली में लाकर कहा कि इसको परीक्षा देना होगा और वेतन में वृद्धि होगा, इंक्रीमेंट। वह भी कितना? सिर्फ ट्रेंड के लिए 170 रुपया, अनट्रेंड के लिए 100 आप मानते हैं कि सिस्टम और सरकार पूरे तरीके से शिक्षकों के साथ मजाक कर रही है, उसी की वजह से ये तस्वीर हम देख रहे हैं। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ चंद्रशेखर गया से जुड़े हुए हैं। स्वागत है चंद्रशेखर जी, बोलिए आप क्या कहेंगे? हेलो जी चंद्रशेखर जी बोलिए। प्रवीण मधेपुरा से प्रवीण। अच्छा प्रवीण जी बोलिए। हाँ, मैं उन शिक्षकों की बात कर रही हूँ जो कहने मतलब जनवरी और फरवरी दिखाया जा रहा है वो गलत लिख रहे हैं जी। जो सही लिखते हैं उनका कहाँ आप लोग जिक्र करते हैं कभी? और उनको क्यों नहीं कभी? बार बार बोल रहे हैं प्रवीण जी, हम बार बार बोल रहे हैं कि नियोजित शिक्षक कई ऐसे हैं, बल्कि ज्यादातर ऐसे हैं जो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, आप सरकारी शिक्षकों के बिल्कुल समान वह है वो, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं 2734। देखिए, हम सारे नियोजित शिक्षक को नहीं बोल रहे हैं, आप बार बार देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी जो दिखा रहे हैं कि सिर्फ पूरे बिहार में 2734 ऐसे शिक्षक हैं जो दक्षता की परीक्षा 2 बार फेल कर चुके हैं। ये भी तो आप सोचिए, जो हमको नियोजित में बहाल कर रखा है जी। चलिए, शुक्रिया प्रवीण जी जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चंद्रशेखर जी भी बने हुए हैं गया से हमारे साथ। स्वागत है चंद्रशेखर जी, बताइए क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि केवल शिक्षकों को ही दक्षता साबित करने के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है, जबकि अन्य कुछ कैडर में भी डिग्री दिखा करके नौकरी दिया गया है, जैसे डॉक्टर हुए, नर्स आदि हैं जी। तो उन लोगों के साथ ही दक्षता का सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल, आपका सवाल लाजमी है। शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो एक ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है, लेकिन जो बात यहां पर उठ के आई है कि क्या सिर्फ शिक्षक ही क्यों, दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं उनसे सवाल किया जा रहा है, उनसे दक्षता परीक्षा दिलवाई जा रही है, उसका भी जवाब हम लेना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, चर्चा जारी रहेगी। आप भी जुड़ सकते हैं, फोन लाइन ओपन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लगातार पुरवैया मुहिम में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नियोजित शिक्षक के ऊपर में करारा झटका दिया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट का यह आदेश है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो आयोग हैं 2 बार दक्षता की परीक्षा में फेल हो चुके हैं, उन्हें हटाया जाए 1 हफ्ते के अंदर।
नियोजित शिक्षकों से जुड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। हाईकोर्ट का आदेश और नियोजित शिक्षकों का रियलिटी टेस्ट आपने देखा। आपको यह भी बता दें कि गलत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट पर बड़े पैमाने पर भी शिक्षकों की बहाली हुई है और आश्चर्य की बात है कि फर्जीवाड़े के खुलासे और अधिकारियों के आदेश के बावजूद इन फर्जी शिक्षकों को अब तक नहीं हटाया जा सका है। ऐसा ही एक मामला समस्तीपुर में सामने आया। समस्तीपुर के दलसिंह सराय प्रखंड के 2 पंचायतों में साल 2012 के शिक्षक नियोजन में 1.5 दर्जन से ज्यादा शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र पर अब तक नौकरी करते आ रहे हैं। कई बार लोगों द्वारा शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की शिकायत भी की जाती रही। विभाग के अधिकारी भी इस तरह के फर्जीवाड़े की बात स्वीकार करते हैं। विभाग के अधिकारी इस नियोजन को रद्द करने के लिए संबंधित नियोजन इकाई को पत्र भेजे जाने की बात करते हैं, लेकिन जब वैसे स्कूलों के प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने इस तरह के किसी भी पत्र मिलने की बात से भी इनकार कर दिया। इंटरमीडिएट का मार्कशीट था, टीएटी का दिए थे। तो इंटर कहाँ से किया था आपने? गुरुकुल शिक्षा संस्थान कटिहार बिहार। जी, गुरुकुल शिक्षा संस्थान कटिहार बिहार। तो आपको नियोजन नहीं सर। जी नहीं सर, दिल्ली सीबीएसई बोर्ड टीएटी से। टीएटी से पास किए थे आप? और क्या क्या प्रमाण पत्र दिए थे आपने नियोजन में? पेपर पूरा मैं हाथ में नहीं दिया। इंटर कहाँ से की थी आप? दिल्ली सीबीएसई बोर्ड से। नियोजन कब हुआ था आपका? 20/8/2013। तो उस समय आपने क्या क्या प्रमाण पत्र नियोजन इकाई को दिया था? मैट्रिक, इंटर, टीएटी का। नियोजन का प्रक्रिया? नियोजन का प्रक्रिया किसके द्वारा हुआ था आपका नियोजन? मालपुर की पंचायत। तो आपको किसी तरह का पत्र भी मिला है कि आपके नियोजन को रद्द करने का? जी नहीं। तो देख लिया आपने, ये भी एक फर्जीवाड़ा है जहां पर गलत प्रमाण पत्र, गलत सर्टिफिकेट देकर आपका नियोजन हो गया और आप पढ़ा भी रहे हैं। विशाल जी, इस पर भी थोड़ा सा बताइए आप कि ये भी एक तस्वीर है। हालांकि हाईकोर्ट ने जो अभी आदेश दिया, आयोग शिक्षकों को लेकर दिया है, वैसे नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में 2 बार फेल है, लेकिन ये भी एक तस्वीर है और एक बड़े फर्जीवाड़े की तरफ इशारा करती है। तो इस केस में वहाँ जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, इन लोगों को इनके सर्टिफिकेट को ठीक से जाँच करके यदि फर्जी नकली रहता है तो उनके ऊपर आईपीसी के तहत इन पे कार्रवाई कर सकते हैं। अजय जी। हाँ, तो सवाल है कि अब ये एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको तो पहले से ही उस तरह से देखना था और अब भी तो निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय का आदेश है तो उसका तो निश्चित तौर पर पालन होना चाहिए और इसलिए भी पालन होना चाहिए कि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दर्शकों का एक सवाल आ रहा था, वो ये आ रहा था कि भाई सिर्फ शिक्षक ही क्यों, दूसरे भी क्षेत्र है, दूसरी जगह भी नियोजन चलता है, दूसरी जगह भी नियोजित कर्मचारी हैं, नियोजित काम करते हैं, वहां पर दक्षता परीक्षा क्यों नहीं होती है, शिक्षक ही क्यों? इसका जवाब क्या है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको तो सीधे अब देखिए, वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह के नियोजन की बात। अभी मैंने भी कहा है, थोड़ी देर पहले कहा है कि आप दूसरे क्षेत्रों में भी जाकर के देखें तो क्वालिटी का जो डिक्लाइन हुआ है वो हर जगह आपको बिल्कुल साफ दृष्टिगत है, वो दृष्टिगोचर होगा। तो निश्चित तौर पर जहाँ भी ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, जिनमें गुणवत्ता की कमी है, वो जहाँ भी जो काम कर रहे हैं वो काम अफेक्टेड हो रहा है। चाहे कोर्ट्स में देखिए, मेरा मतलब है जो किसी स्तर पर, जिला प्रशासन में देखिए, कहीं भी देखिए, सेक्रेटेरिएट में देखिए या जहाँ भी देखिए, चूंकि नियोजित लोग कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हर जगह काम कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं और उनके जो क्वालिटी है उसमें अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग नहीं भी हैं। तो जो लोग अच्छे नहीं हैं, शायद यहाँ पर ये भी एक चीज उठ सकती है पूरन जी, जो हालांकि देखिए नियोजित शिक्षकों के साथ लगातार हम खड़े हैं, हमने आपको बताया, हमने ये भी कहा कि ज्यादातर नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य संवारते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं। 4 लाख अगर नियोजित शिक्षक बिहार में हो, उसमें से 2700 भी हैं, एक भी अगर है तो बिल्कुल एक सवाल तो लाजमी बनता है कि भाई ऐसा क्यों है।
लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि दूसरा डिपार्टमेंट और शिक्षा में फर्क ये है कि शिक्षक जो है वो पूरे तरीके से भविष्य निर्माता कहलाते हैं? आप जो करते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, एक बच्चे को ये कहा जाता है कि वो मिट्टी का बर्तन है, जैसा भी सांचा होगा, जिस तरीके से उसे शेप दिया जाएगा वो वैसा हो जाएगा। तो क्या इसलिए शिक्षकों का फर्ज ज्यादा नहीं बनता है? भगवान के बराबर गुरु का दर्जा है। सिर्फ और सिर्फ सरकार नियोजित शिक्षक पर ही वार क्यों करती है? और पहले से शिक्षक तो उस पर वार नहीं करती है। सिर्फ जो सरकारी शिक्षक हैं वो तो ऑलरेडी एग्जाम देकर आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद वो आ रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं। तो ये बिना एग्जाम के आए 34,540 बिना एग्जाम के आए हैं। उनको डायरेक्ट दिया गया, अभी 30,000 से 40,000 रुपया महीना दिया जा रहा है। इनको 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 दिया जा रहा है। ऐसा है विशाल जी? हाँ, ऐसा है। इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता कि किस नियमावली कोर्ट के आधार पर जो 20 साल से पढ़े हुए थे चैनल सिस्टम से, जिनको उस समय के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद जी। ये जानकारी कि आप अजय जी, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं बिहार में? 34,540 की बहाली हुई है। नहीं, इस पर सचमुच अगर ये स्थिति है तो चौंकाने वाली बात, ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन और सिर्फ नियोजित शिक्षक जब मांग करती है, वेतन में वृद्धि करती है, तब तक एक नया सरकार का उससे अमेंडमेंट आता है और शिक्षकों को सताया जाता है। अभी लगातार 23 तारीख से शिक्षक सिर्फ और सिर्फ समान काम समान वेतन की मांग कर रही है, जिसका परिणाम हुआ कि आज कोर्ट से आया, अब सरकार कह रही है कि शिक्षक अयोग्य है। शिक्षक अयोग्य है तो उस समय अयोग्यता का प्रमाण नहीं दिया। सरकार शिक्षक आयोग नहीं कह रही है, यहाँ पर कोर्ट का ये फैसला है। आप ये भी सोचिए, कोर्ट के फैसले पर हम ना बहस कर रहे हैं, ना हम उस फैसले के ऊपर में कुछ टोका टिप्पणी कर रहे हैं। कोर्ट का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसी तो ये फैसला कोर्ट का ही है। 2734 से ऐसे शिक्षक जो दक्षता में 2 बार फेल हो चुके हैं, ये आदेश कोर्ट का आदेश है। इसी कोर्ट ने तो दिया था कि फिर एक बार एग्जाम का मौका दिया जाएगा, जिसमें गलती सिर्फ सरकार की यही हुई। आपके पास अभी भी मौका है क्या विशाल जी? इनके पास मौका भी है, ये जा सकते हैं आगे अपनी बात एकदम जाएंगे, डबल बेंच में जाएंगे हम। ये तो जा सकते हैं, ये मतलब कि डिवीजन बेंच में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, हर जगह जाने के लिए इनके पास रास्ता खुला हुआ है। लेकिन कल का जो फैसला है उस पे कोर्ट का मानना है कि दक्षता कहीं ना कहीं शिक्षा के व्यवस्था में गुणवत्ता लाने, और दक्षता जो अपने में ही समझ में आ रहा है, दक्ष, आप कितने दक्ष हैं किसी चीज को लेकर, एलिजिबल, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, और अगर वहां पर अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप कैसे पढ़ाएंगे? एक सवाल यह है। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी अजय जी। देखिए अब इस पर तो कहीं कोई बहस है ही नहीं कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना होगा जो माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। लेकिन आगे के लिए भी सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि ये जो नियमावली जो सरकार ने जो माननीय न्यायालय ने साथ ही साथ जो एक टिप्पणी की थी उस पर गौर फरमाने की आवश्यकता है और उसको सीरियसली देखने की आवश्यकता है कि नियमावली ये क्या है। जब जो मन होता है सरकार बनाती है, अलग अलग समय पर बार बार नियमावलियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, बनाई जाती हैं, तो इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि 2006 से लेकर अब तक 49 नियमावली सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए 2002 में भी नियमावली बनी है, 2004 में भी नियमावली है। यानी आप समझ सकते हैं लगातार नियमावली बनती जाती है और उस पर हम कितना उस पर पालन करते हैं, उसका उस हिसाब से चलते हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहरहाल हमारी फिर एक बार बता दें आपको कि नियोजित शिक्षकों के साथ लगातार सहानुभूति है, उनके जायज मांगों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन फिर भी भविष्य का सवाल है। इसलिए वैसे शिक्षक जो अयोग्य हैं, जो एलिजिबल नहीं हैं, उन पर इस तरीके का सवाल उठना लाजमी है और हाईकोर्ट का जो आदेश है स्वागत योग्य आदेश है। अब देखना यही है कि सरकार क्या कुछ करती है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी आपका, शुक्रिया पूरन जी आपका भी, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने अपनी बात सीधे तौर पर हमसे साझा की। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।